नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता उप्रेती और माइक ऑन है। जिन खबरों पर आज माइक ऑन कर रही हूं एक एक करके आपको बताती हूं। सबसे पहले जो खबर आपको दिखाऊंगी, 19 दिन बाद तबाही के नए हथियार निकल रहे हैं। जो महायुद्ध इस दुनिया में चल रहा है उसमें 19वें दिन अमेरिका और ईरान दोनों ने ही अपने अपने नए हथियार चलाए हैं और उससे कितनी तबाही मचाई है। एक तरफ 2500 किलो का बम है तो दूसरी तरफ वहीं ईरान ने अपनी नई मिसाइल फायर कर दी है। दोनों की तबाही भी दिखाऊंगी और उसका असर भी दिखाऊंगी। इसी के साथ साथ आपको दिखाऊंगी कि ईरान की गली गली में क्या मोसाद है। मोसाद यानी कि इजराइल की खुफिया एजेंसी और उनके एजेंट्स, क्या इजराइल ने अपने इन एजेंट्स को ईरान की गली गली में प्लांट कर रखा है और इन्हीं में से एक एजेंट ने लारीजानी की लोकेशन इजराइल तक पहुंचाई। आज इसकी भी बात होगी। इसी के साथ आपको दिखाऊंगी कि अरब देश अब इस जंग में उतरने वाले। अभी तक अरब देश अमेरिका पर निर्भर है। अरब देश अभी तक अमेरिका से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, लेकिन आज एक इमरजेंसी बैठक अरब देशों की हो रही है। क्या अरब देश भी इस युद्ध में उतरेंगे? आज इस पर बात करूंगी और इसी के साथ बात करूंगी ट्रंप की दादागिरी की। ट्रंप की दादागिरी अब नहीं चलने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध की शुरुआत में सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें ना यानी नो कहा जाएगा, लेकिन एक एक करके घर के अंदर और घर के बाहर जो सहयोगी हैं, दोस्त हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को ना कह रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी अब नहीं चलने वाली है? आज ये खबर भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाती हूं कि 18 दिनों के इस युद्ध में, अब 18 दिनों के इस युद्ध में आपने बड़े बड़े हथियार देखे हैं, ड्रोन हमले, मिसाइलें देखी हैं, लेकिन जंग के 19वें दिन जैसे ही हम दाखिल हुए हैं, उस जंग के 19वें दिन एक तरफ अमेरिका ने अपना महाबम चला दिया है। इजराइल ने और अमेरिका ने इस महाबम की शक्ति से ईरान को थर्रा दिया। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी कसम खा ली है और ये कसम मिसाइल जो सीधे दागी है इजराइल पर, उससे कैसे बारूदी विध्वंसक तस्वीरें सामने आई वो आज आपको दिखाऊंगी। दोनों ने ही अपने अपने अस्त्र और निकाल दिए हैं। अमेरिका ने हॉर्मुज में मचाई महातबाही। महायुद्ध में महाबॉम्ब की एंट्री। पहली बार गिराया 5000 पाउंड का बम। ईरान ने भी कर दिया पलटवार। बेड़े से निकाली कासिम मिसाइल। तेल अवीव में बिखरे तबाही के निशान। तो आपने देखा कि कैसे इस महायुद्ध में महाबम भी मार दिया गया है। अमेरिका ने 5000 पाउंड का बम मारा है और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, उन्होंने कैसे F-15E स्ट्राइक ईगल से इस बम को गिराया है। हॉर्मुज स्ट्रेट के किनारे ईरान के जहां नेवल शिप्स हैं, जहां उनकी स्टोरेज फैसिलिटीज हैं जमीन के नीचे, वहां पर ये मिसाइल और ये बम जाकर गिरे हैं और सब कुछ नष्ट कर दिया। कर्नल सिंह मेरे साथ है। कर्नल सिंह, ये अब इस युद्ध में हमें लग रहा था कि हथियार खत्म होंगे, लेकिन ये नए हथियार निकल रहे हैं, नए बम आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नए हथियार अगर यूएस के तरफ से निकले तो बढ़िया है। हाँ। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं ईरान, जिसकी 100% आर्मी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, वो भी अपने नए नए हथियार लगा रहे हैं। हम उस पर भी आएंगे। अब अगर इसी का कंपैरिजन करें, 5000 पाउंडर बॉम्ब आपने अब से पहले कभी भी सुना? कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। मैक्सिमम 2000 वाले इस्तेमाल हुए हैं इस लड़ाई के अंदर। तो इसका क्या मतलब? और मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स ने किया है। अच्छा। और इसका जो मतलब है वो सीधा है। अगर आप इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं तो पानी के दूसरे वाली साइड जो तट है, तट में पहाड़ियां हैं और इन तटों से लेकर पहाड़ी के बीच में इनके पास वो मिसाइल्स हैं, एंटी शिप मिसाइल्स हैं, जो कि इस पूरे एरिया को सो कॉल्ड डोमिनेट और प्रोटेक्ट करती है या एंडेंजर करती है। अब आपको अगर इस पहाड़ के अंदर जाना है तो आपका 500 और 1000 और 2000 वाला काम नहीं करेगा और नहीं किया होगा। तभी आप देख रहे हैं कि 5000 पाउंडर्स की जो एंट्री हो रही है, दिस इज द अल्टीमेट बॉम्ब, आई थिंक, अदर देन कमिंग आउट विद अ न्यूक्लियर बॉम्ब। तो ये तो अब ऐसा लग रहा है टेस्टिंग ग्राउंड बन गया है अमेरिका को के लिए अपने बॉम्ब्स को टेस्ट करने का। 5000 पाउंड का बम उन्होंने कब चलाया था पिछली बार? टेस्टिंग मैं मान लूंगा, लेकिन उससे बड़ी बात है कि डेस्परेशन देखिए, मजबूरी देखिए
कि 500 और 2000 वाले काम नहीं कर पा रहे। अब आप इन पहाड़ियों में और उस पहाड़ी से लेके तट तक, ये देखिए ये जो दिखा रहे हैं एरिया, ये इनके लिए है। क्यों? क्योंकि ये जो स्टोर जो ऊपर से दिख रहे हैं, ये स्टोर नहीं है, ये सिर्फ ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर है। इनके नीचे से एंट्री है जो कि उन मिसाइल्स तक जाती है, एंटी शिप मिसाइल्स तक जाती है। अब मुझे लग रहा है कि यूएस को पता चल गया है कि सिर्फ लड़ाई इस पानी की नहीं हो सकती, ये लड़ाई आपको जमीन पर ले जानी पड़ेगी, वहां आपको मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अब आपने कर्नल सिंह, आपने कहा सिर्फ अमेरिका नहीं, ईरान भी अपने हथियार निकाल रहा है। तो अब ईरान की जो नई मिसाइल जो उन्होंने दाग दी है वो है कासिम मिसाइल। हम कह रहे हैं ईरान ने कैसे कसम खा ली है कि वो छोड़ेंगे नहीं। मैं जरा वो भी आपको दिखाती हूं। कासिम मिसाइल जो है, जो कमांडर सुलेमानी, कासिम सुलेमानी के नाम पर बनाई गई। देखिए उसकी रेंज क्या है, 1400 किलोमीटर की उसकी रेंज है। वॉरहेड यानी कि 500 किलो का वो वॉरहेड ले जा सकती है। उसकी स्पीड 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे की है। सटीकता ऐसी कि पिन पॉइंट प्रिसिशन स्ट्राइक्स कर सकती है और लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने में पूरी तरह से सक्षम है। अगस्त 2020 में बनी थी कर्नल सिंह, लेकिन अब इस्तेमाल हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब है, आप इस मिसाइल को इन्होंने बनाया क्यों था? सुलेमानी की जो स्ट्राइक करी गई थी यूएस ने, वो जनवरी 2020 में करी थी। उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने इस मिसाइल को बनाया था और इसे वो अपना एक स्ट्रैटेजिक वेपन मानते थे। इसमें जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी जिसकी हम बात करते हैं, दैट इज बिकॉज उसका जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है फ्लाइट का, जिसमें वो जो ट्रेजेक्ट्री लेता है, वो है एक बैलिस्टिक की ट्रेजेक्ट्री। जो सेकंड स्टेज जो ट्रेजेक्ट्री आती है, दैट इज द गाइडेड, दैट इज हाउ इसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी आ पाती है। और अब हम देख रहे हैं ये कहां इस्तेमाल होगी। और कह रहे हैं रडार सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाते, तो ये बिकॉज ऑफ द स्पीड, हाँ, स्पीड की वजह से। तो अब ये इस्तेमाल करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हाइपरसोनिक स्पीड, जितना डिस्टेंस कम, उतना ही आपकी पॉसिबिलिटी है कि आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर ये आधा घंटा हवा में रहती तो शायद डिटेक्ट कर लेते। यानी इनसे खाड़ी देशों पर हमला बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि अब ये वो एयर बेसिस जो खाड़ी में है यूएस के, उनके ऊपर स्ट्राइक किया जाएगा। उनके जो टेक ऑफ वाली जगहें हैं, उन एयरफील्ड्स पे स्ट्राइक किया जाएगा, पिन पॉइंट स्ट्राइक किया जाएगा। मैं सर एक बार बता भी देती हूं कि ईरान ने इसका इस्तेमाल कहां किया है स्ट्राइक में। खाड़ी देशों पर आसानी से कर सकता है, लेकिन अभी जहां हमला किया है इजराइल में, कैसे हमला किया है? बेत शेमेश पर हमला किया है इजराइल ने इस मिसाइल से। तेल अवीव पर हमला किया है, जिसकी तस्वीरें मैं दिखाऊंगी। जेरूसलम पर हमला किया है इसी मिसाइल से। यानी आप जैसा कह रहे थे कि अब इजराइल और खाड़ी देशों पर इस कासिम मिसाइल से हमला। लेटेस्ट मिसाइल्स का इंट्रोडक्शन ये होता है, जिसका के सोचा नहीं जा रहा था कि ये वो वाली मिसाइल्स हैं जो कि स्ट्रेटेजिक वेपन मानी जाती थी। अब आप देख रहे हैं कि ये लेवल जो है टैक्टिकल से उठकर स्ट्रेटेजिक लेवल पर आ गया है। तो आपने देखा अब नए हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है और इन हथियारों के जरिए कैसी तबाही मचाई जा रही है, जरा वो भी आपको दिखा देती हूं। और तबाही की ये तस्वीर है, देखिए इजराइल पर ईरान ने जब हमला किया है तो हमला रोकने में नाकाम रहा है इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम और सीधे जाकर तबाही मचाई। इजराइल में जाकर ये मिसाइल्स अब गिर रही हैं और तबाही मचा रही हैं। वहां पर किस तरह शहर में और ट्यूब स्टेशन में, उधर वहां कैसे स्टेशन पर भी अफरा तफरी मच गई और तबाही मची है, वो भी तस्वीर आगे आपको दिखाऊंगी। लेकिन आपको अब दिखाती हूं कि ईरान में इजराइल के एजेंट कौन है। और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि लारिजानी की मौत के बाद अब खुद ईरान ये पता करने में लगा है कि ईरान से जानकारी कौन दे रहा है इजराइल तक। क्योंकि इजराइल के मोसाद इतनी एक्टिव है कि ईरान के गली गली में, चप्पे चप्पे पर क्या मोसाद के एजेंट्स एक्टिव हैं और वो जानकारी दे रहे हैं। ये तस्वीरें 13 मार्च की, जब तेहरान में हुए 1 मार्च में लारिजानी शामिल हुए थे। अब ये आखिरी बार था जब लारिजानी को देखा गया और उसकी तस्वीरें आप देख लीजिए। रजीम साहियोनिस्ती दोबारा हमले किया तो मसीह और इसी के साथ अब मैं आज की तस्वीर आपको दिखाती हूँ, जब लारिजानी को आखिरी विदाई दी गई। वहां की सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख लारिजानी, जो कि अली खमनेई की मौत के बाद दूसरे नंबर के नेता थे। رحم الله من نادا به صوت الحزین دستا بیاد بالا یا حسین
तो एक एक करके कैसे ईरान की टॉप लीडरशिप तबाह हो रही है। लारिजानी की वो तस्वीरें देखी, क्योंकि लारिजानी के लिए कहा जाता था कि वो आम लोगों के बीच अक्सर नजर आते थे, तो इसीलिए आपने वो एक तस्वीर देखी, लारिजानी की वो तस्वीर। और उसके बाद आज उनको किस तरह से विदाई दी गई उसकी वो तस्वीर आप देख रहे हैं, जब पूरे के पूरे तेहरान में लोगों का एक जमावड़ा सड़क पर उतर आया। लेकिन इसके बाद एक सवाल पूछा जा रहा है। सवाल ये कि लारिजानी की मौत के बाद ईरान किस पसोपेश में है? क्या ईरान की गली गली में मोसाद यानी कि इजराइल की जो सीक्रेट एजेंसी है उसके लोग काम कर रहे हैं? ईरान पता लगाने में जुटा है कि लोकेशन कैसे लीक हुई। 13 मार्च को आखिरी बार अली लारिजानी देखे गए। मोसाद 13 मार्च से लारिजानी पर नजर रख रहा था और 16 मार्च को लारिजानी एक बंकर में बैठक कर रहे थे। बैठक की लोकेशन तेहरान निवासियों ने ही लीक की। खुद इजरायली अधिकारी ने रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। कहा कि तेहरान निवासियों की सूचना ने हमले को संभव बनाया, यानी तेहरान से बैठे लोग लारिजानी की लोकेशन इजराइल को दे रहे हैं, इजराइल को ईरान के लोग भेज रहे हैं लोकेशन। हाल के हमले भी इसी जानकारी के आधार पर हुए, ये इजराइल के अधिकारी कह रहे हैं। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूं। नेतन्याहू के पूर्व प्रवक्ता रहे डेविड कीज का कहना है, उन्होंने एक पोस्ट की और उस पोस्ट में आप तस्वीर देखेंगे, लारिजानी नजर आ रहे हैं उस तस्वीर में, और लारिजानी के पीछे एक व्यक्ति गोले में आपको, जिसका ऊपर हमने एक लाल गोला लगाया है। इस व्यक्ति के लिए नेतन्याहू के पूर्व प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये मोसाद एजेंट है। मार्च में 13 मार्च तक लारिजानी के बिल्कुल करीबी सर्कल में मोसाद का एजेंट रहा, और इस एजेंट ने कैसे जानकारी साझा की। अब सोचिए, मोसाद का एजेंट लारिजानी के बिल्कुल करीब, और इसीलिए ईरान पता लगा रहा है कि गली गली में मोसाद के एजेंट कौन है। इजराइल ने कैसे ऑपरेशन लारिजानी को अंजाम दिया? लारिजानी के बंकर तक कैसे पहुंचा नेतन्याहू का बल? मार्च में लारिजानी के पीछे कौन था वो मास्क मैन? क्या है लारिजानी के खात्मे की इनसाइड स्टोरी? बीते शुक्रवार 13 मार्च की इन तस्वीरों को देखिए, जब ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी एक मार्च में शामिल हुए थे। यह मार्च फिलिस्तीन के सपोर्ट में निकाला गया था। लारिजानी इसी मार्च में बेखौफ होकर बिना किसी खास सुरक्षा के शामिल हुए थे। इसी दौरान लारिजानी ने अमेरिका को ललकारते हुए कहा था कि ईरान के नेता छिपकर चलने वालों में से नहीं है, अमेरिका के नेता खुद को बचा कर रखें। ट्रम्प की समस्या ये है कि उनके पास इतनी समझ नहीं है कि वो जान सकें कि ईरान के लोग बहुत बहादुर हैं। वे एक मजबूत और दृढ़ राष्ट्र है। जितना ज्यादा दबाव डाला जाएगा, ईरानी लोग उतने ही मजबूत होते जाएंगे। उनके हमले डर और मजबूरी से किए गए हैं। जो व्यक्ति मजबूत होता है वो प्रदर्शनों के बीच बमबारी नहीं करता। उनके विकल्प कम होते जा रहे हैं। अब ऐसा दावा किया जाता है कि इसी धमकी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने लारिजानी के डेथ वारंट पर स्टैंप लगा दी। मोसाद सीआईए के एजेंट्स लारिजानी के पीछे लग गए थे। 13 मार्च से ही लारिजानी पर नजर रखी जा रही थी। इसके बाद एजेंट्स को उस लोकेशन का पता चला जहां लारिजानी और बासिज फोर्स के कमांडर सुलेमानी बैठक कर रहे थे। लोकेशन मिलते ही एजेंट्स ने इजराइल के टॉप कमांडर को जानकारी दी और तय हुआ कि 16 मार्च को बम बरसाए जाएंगे। हमने अली लारिजानी को मार गिराया, जो IRGC या गैंगस्टरों के गिरोह का सरगना था। हम मौजूदा ईरानी शासन को कमजोर कर रहे हैं ताकि जनता को इसे हटाने का मौका मिल सके। ये सब एक साथ नहीं होगा और आसान भी नहीं होगा। सवाल, आखिर जंग के बीच इजराइल और अमेरिका लारिजानी पर नजर कैसे रख रहे थे? इसका जवाब है ये पोस्ट। बेंजामिन नेतन्याहू के प्रवक्ता रहे डेविड कीज की इस पोस्ट को देखिए, जिसमें लारिजानी दिखाई दे रही हैं। मार्च में शामिल हुए लारिजानी भीड़ के साथ चल रही हैं, लेकिन इसी भीड़ में लारिजानी के पीछे एक शख्स मास्क में दिखाई दे रहा है। लाल घेरे में दिख रहा ये शख्स ही
डेविड कीज के मुताबिक मोसाद का एजेंट था जो लारिजानी पर नजर रख रहा था। कीज ने तस्वीर के साथ लिखा कि अब लारिजानी की बारी है, क्योंकि लाल घेरे में दिख रहा हाबा बाचोर हमारा सबसे बड़ा एजेंट है। यानी जो लारिजानी खुद को अभेद्य समझ रहे थे, उनके साथ साई की तरह मोसाद एजेंट चल रहे थे, और यहीं से शुरू हुआ था ईरान के सुरक्षा प्रमुख के खात्मे के लिए ऑपरेशन लारिजानी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आपने देखा कि लारिजानी के करीब बिल्कुल बगल में अगर मोसाद का एजेंट साथ में चल रहा है, तो सोचिए कि ईरानी लीडरशिप को कैसे इजराइल ने घेर लिया था। अब मैं आपको दिखाती हूं कि किस तरह से आयतुल्ला अली खमनई, यानी कि ईरान के सुप्रीम लीडर, वो पहले नेता बने जिन्हें एलिमिनेट किया, जिनकी हत्या की इजराइल ने, और उसके बाद गुलाम सुलेमानी जो बासिस फोर्स के कमांडर, उनको भी एलिमिनेट कर दिया। एक एक करके ईरान की टॉप लीडरशिप कैसे खत्म हो चुकी है। अली लारिजानी सुरक्षा प्रमुख, वो भी मारे गए। अजीज नसीरजादे जो कि रक्षा मंत्री थे, वो भी मारे गए। इस्माइल खातिब इंटेलिजेंस मिनिस्टर, इनको भी हटा दिया गया। अब सवाल, और ये आज ही मारने का दावा किया गया है इस्माइल खातिब को, जो कि इंटेलिजेंस मिनिस्टर थे ईरान के। एक एक करके इस लीडरशिप को खत्म कर दिया है। और अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि मुस्तफा खमनई कहां है, यानी कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर कहां है, क्योंकि ईरान के नए सुप्रीम लीडर पर सबकी निगाहें अमेरिका से लेकर इजराइल और ईरान खुद उनको सबसे ज्यादा शेल्टर में, यानी कि सुरक्षा घेरे में रख रहा है। अब भले ही ईरान की टॉप लीडरशिप को इजराइल निशाना बना रहा है, लेकिन ईरान भी पीछे नहीं है। इजराइल पर ईरान के हमले जारी हैं। हमले का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जरा देखिए। तो ये तस्वीर आपने देखी सीसीटीवी में कैसे ईरान का हमला कैद हुआ। अब सिर्फ यही नहीं, आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ तेल अवीव की, जहां ईरान की मिसाइल अटैक के बाद गाड़ियों में आग लग गई। अब देखिए, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये तस्वीर भी देखिए। इजराइल अमेरिका को करारा जवाब दे रहा है। ईरान लगातार हमलों के बाद भी मजबूती से खड़ा है। ईरान लारिजानी की मौत के बाद बदला लेने का भी ऐलान। पहले सुलेमानी, फिर खमनई और अब लारिजानी की मौत के बाद ईरान घातक मोड में आ गया है। बदला लेने की कसम खाया तेहरान मिसाइल स्ट्राइक लॉन्च कर रहा है। लगातार हो रहे हमलों का जवाब देने के लिए मजबूती से खड़ा है। ये तस्वीरें आईआरजीसी ने जारी की है, जिसमें सुरक्षा प्रमुख लारिजानी की मौत के बाद गुस्साए ईरान ने दुश्मनों पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। ऐलान किया कि जब तक बदला नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। यह इस क्षेत्र में हमारे आतंकवादी सूत्र के खिलाफ सक्रिय हमलों का एक नया चरण है। ईरान के हमलावरों का अंत करने का समय आ गया है। लारिजानी की मौत के बाद ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची का बयान भी सामने आ गया। अराक्ची ने कहा कि लारिजानी और सुलेमानी की हत्या के बाद भी ईरान अडिग है। ईरान की व्यवस्था व्यक्तियों पर नहीं, मजबूत संस्थानों पर आधारित है। किसी व्यक्ति की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से प्रभावित नहीं होता है ईरान। यह हत्याएं ईरान की मजबूत राजनीतिक संरचना को नहीं गिरा सकती। अराक्ची के इस बयान से साफ है कि ईरान डरेगा नहीं और पीछे हटेगा भी नहीं। एक एक हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो आपको बताती हूं कि इजराइल और अमेरिका के टारगेट पर कैसे ईरानी कमांडर हैं, और ये ईरानी कमांडर्स क्योंकि इनके टारगेट पर हैं, 12 दिनों में ईरान के 12 कमांडर मारे गए हैं। इसीलिए एक शैडो कमांडर प्लान तैयार किया। शैडो यानी आपकी परछाई। तो एक नेता के जैसे कई नेता कैसे खड़े करने की तैयारी है, वो आपको बता रही हूं। हालात से निपटने के लिए ईरान का ये बैकअप प्लान है, यानी एक जाए तो 4 पहले से खड़े रहें। हर सैन्य पद के लिए 3 से 7 अधिकारी तैयार हैं।
अधिकारियों की एक सक्सेसर लैडर है जो तैयार है, यानी कि उनके पीछे कई और की कतार है। कमांडर की मौत के तुरंत बाद वो कमान संभाल लेगा। अब आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से कैसे ईरान की लीडरशिप का सफाया हो रहा है, लेकिन तुरंत एक और चेहरा सामने आ जा रहा है जो कमान संभाल रहा है। वही है ईरान का लीडरशिप प्लान। और इसीलिए अरागची बार बार ये कह रहे हैं कि आप हमारे सिस्टम को हिला नहीं सकते, क्योंकि यहां पर एक ढांचा तैयार है। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, एक नेता जैसे कई कतार में खड़े हुए हैं, एक अगर जाएगा तो दूसरा तुरंत उसकी जगह लेगा और नेतृत्व संभालेगा। अब एक तरफ ईरान हमले कर रहा है तो दूसरी तरफ इजराइल के हमले जारी हैं। तस्वीरें लेबनान की आपको दिखा रही। इजरायली हमलों से पूरे शहर में सन्नाटा छा गया। विनाशकारी विस्फोट में एक बिल्डिंग कैसे जमीन में समा गई, ये भी देखिए। लेबनान में कर रहा है इजराइल। अब आपको दिखाती हूं कि ईरान की ऑयल फैसिलिटी पर किस तरह से हमला किया गया है। अब ये जो तेल के डिपो हैं उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है और उस पर कैसे हमला हुआ है वो भी देख लीजिए। ये तस्वीरें थम नहीं रही हैं और इसीलिए आज अमेरिका ने भी बम निकाल दिया और वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भी अपनी नई मिसाइल फायर की। उधर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी हमले जारी हैं। आपको मैं बताने वाली हूं कि कैसे सऊदी अरब में महायुद्ध पर क्या फैसला होगा, क्योंकि सऊदी अरब में आज एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है जिसमें अरब देश शामिल हुए। इस बैठक में क्या फैसले लिए गए वो मैं आपको बताऊं, उससे पहले आपको दिखाती हूं इराक की राजधानी बगदाद में कैसे अमेरिकी दूतावास पर अटैक हुआ है। यानी जो खाड़ी देश हैं उन पर ईरान के हमले जारी हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं अमेरिकी दूतावास पर, ये ईरान ने हमला किया है। तो ये तस्वीरें भी सामने आ गई। तो ऐसे ही हमलों से मुस्लिम देश परेशान हैं। एयरपोर्ट बंद हो रहे हैं और एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ रहा है। आने जाने वाले लोगों को परेशानियां हो रही हैं और यही वजह है कि अब सऊदी अरब को एक इमरजेंसी बैठक बुलानी पड़ी है। तो सऊदी अरब में अरब देशों के नेताओं की बैठक हो रही है। वो खाड़ी देश जो लगातार ईरान के इन हमलों पर सवाल उठा रहे हैं, उसे धमकी भी दे रहे हैं, लेकिन हथियार नहीं उठा रहे हैं। वो अभी तक अमेरिका और इजराइल के हथियारों के सहारे ही आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको बताती हूं कि क्या इस जंग में अब मुस्लिम देश भी उतरेंगे। जंग के बीच सऊदी में इस्लामिक देशों की बैठक हो रही है। शांति और सुरक्षा को लेकर यह हाई लेवल मीटिंग में कई मुस्लिम देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में ईरानी हमलों के बाद यह तनाव बढ़ गया है। लगातार हमलों से मुस्लिम देशों की चिंता भी बढ़ गई। कई देशों में अमेरिकी बेस को ईरान ने टारगेट किया है और हाल के सालों में सबसे बड़ी सुरक्षा इमरजेंसी है ये। ग्लोबल ट्रेड यानी व्यापार, पैसेंजर ट्रैवल यानी कि पर्यटन, इन सब में बहुत ज्यादा रुकावट आई है, गिरावट आई है। तनाव कम करने के लिए फ्रेमवर्क बनाना मीटिंग का एक मकसद है, लेकिन इस मीटिंग में क्या आपसी बातचीत के जरिए हल निकालने पर बात हो रही है, या फिर सभी देश मिलकर ईरान के खिलाफ कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्योंकि ईरान बार बार कह रहा है आप तय करिए आप किस तरफ है। वो खाड़ी देशों को लगातार चुनौती भी दे रहा है और डोनाल्ड ट्रंप से लगातार ये भी कह रहा है कि आपके बेसिस पर हम हमला करेंगे, भले ही वो मुस्लिम देशों में हो, खाड़ी देशों में हो। तो एक तरफ आपको दो तस्वीरें दिखा रही, मैं आपको दो तस्वीरें दिखाती हूं। एक तरफ सऊदी में इस्लामिक देशों की बैठक है ईरान को लेकर और वहां पर खाड़ी देश ऐसा लग रहा है मुस्लिम देश वर्सेस ईरान हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप वर्सेस नाटो हो गया है। यानी वो दो शक्तियां जो इस युद्ध में शामिल हैं, ईरान और अमेरिका, दोनों ही अपनों के बीच घिर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप नाटो के खिलाफ और वहीं ईरान और खाड़ी देश आमने सामने आ गए हैं। तो ये तस्वीर दिखाना जरूरी है। तो जो युद्ध में जाता है वो कैसे अकेला पड़ जाता है। आपको बताती हूं,
ट्रेड वॉर को लेकर ट्रंप ने चीन से रिश्ते बहुत ज्यादा खराब कर लिए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप कैसे घिर गए इस युद्ध में, वो अब आपको बता रही हूं। चीन से रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो गए। ईरान को लेकर तुर्की से उनका टकराव है, क्योंकि तुर्की ईरान के समर्थन में बोल रहा है। युद्ध की वजह से जर्मनी से भी रिश्ते बिगड़े हुए हैं और समर्थन को लेकर अनिश्चितता है, जिसकी वजह से यूक्रेन से भी रिश्ते खराब हो रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन कह रहा है हमारी मदद करिए, वो बार बार अपनी मदद की दुहाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं पहले हमें मदद कीजिए। पिछले साल व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की ट्रंप की तल्खी पूरी दुनिया ने देखी थी। वहीं सैन्य गतिविधियों के चलते इराक से भी टकराव है। इमिग्रेशन और बॉर्डर मुद्दे की वजह से मेक्सिको से भी रिश्ते खराब हो चुके हैं। आप जानते हैं ये दोनों पड़ोसी देश हैं और इनके बीच रिश्ते अच्छे नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बहुत ज्यादा खराब हुए हैं। ट्रेड और टैरिफ विवाद के चलते कनाडा से भी तल्खी है, यानी कि जो देश अमेरिका के ऊपर बैठा है कनाडा, वो भी उनसे परेशान। अब ट्रेड की वजह से जापान से भी ट्रंप के रिश्ते खराब हो रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देती हूं। यूएस खुफिया विभाग के प्रमुख ने कहा है कि परमाणु हथियारों पर उन्होंने बयान दिया है। पाकिस्तान के परमाणु बम अमेरिका के लिए एक खतरा है। पाकिस्तान, चीन, उत्तर कोरिया, रूस एक खतरा बन गए हैं। अब देखिए अमेरिका का बयान आ रहा है, ये बहुत बड़ी खबर आपको मैं बता रही हूं। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तान का परमाणु बम अमेरिका के लिए खतरा है, यूएस खुफिया विभाग की प्रमुख का कहना है। वो सीधे सीधे पाकिस्तान को एक बड़ा खतरा बता रही है। अब आप सोचिए कि एक युद्ध के समय में एक ऐसा देश जिसके पास परमाणु हथियार है, अगर उसका रवैया जिम्मेदारी भरा ना हो तो वो कैसे पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। आज उसी को लेकर अमेरिका ने भी ये बात कह दी है। अब आप सोचिए कि एक तरफ इतने सारे मुद्दे हैं, वहीं दूसरे तरफ ईरान युद्ध है। हर तरीके से ट्रंप अकेले पड़ रहे हैं। अब ट्रंप पाकिस्तान को भी घेर रहे हैं। वो कह रहे हैं, अमेरिकी प्रशासन का अगर ये बयान है कि पाकिस्तान खतरा है, तो आप सोचिए डोनाल्ड ट्रंप एक एक करके अपनी जंग सीधे लोगों के सामने रख रहे हैं। क्या ईरान युद्ध में पूरी तरह अकेले पड़ गए हैं ट्रंप? क्या कूटनीतिक तौर पर घिरते जा रहे हैं ट्रंप? युद्ध से ट्रंप की साख पर सवाल उठने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब घर में भी घिर रहे हैं और साथ ही सहयोगी देशों के समूह नाटो में भी। वो नाटो जिसे अमेरिका ही लीड करता है, उस संगठन के भी ज्यादातर देशों ने एक सुर में ट्रंप की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और दूसरे नाटो देशों ने ट्रंप को साफ साफ कह दिया है कि वो इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। ट्रंप की युद्ध में कोई मदद नहीं करेंगे। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले से यूरोप के कुछ देश तो यहाँ तक खफा है कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ट्रंप के इस घातक कदम से वैश्विक व्यवस्था कमजोर हो रही है। जर्मनी ने कहा ये युद्ध हमारा नहीं, हमारी कोई सैन्य भागीदारी नहीं होगी। ब्रिटेन ने कहा कि नाटो का मिशन नहीं होगा और हम युद्ध में नहीं घुसेंगे। वहीं फ्रांस ने कहा वो अमेरिका के सैन्य ऑपरेशन में शामिल नहीं होगा। इटली ने कहा कि वो हॉर्मूज मिशन में अमेरिका का साथ नहीं देगा। आपको सुनवाते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कैसे ट्रंप से किनारा कर लिया। हमारा इस वक्त फोकस यूक्रेन पर है, न कि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध पर। पुतिन को ईरान युद्ध से फायदा नहीं मिलना चाहिए। हमें यूक्रेन के समर्थन में अपना संकल्प बनाए रखना होगा और हर संभव कोशिश करनी होगी। ईरान युद्ध की वजह से कई देश प्रभावित हो रहे हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि युद्ध हमारा नहीं है। हमने युद्ध नहीं चुना है, हम युद्ध में नहीं हैं और हमारा फोकस अपने नागरिकों की सुरक्षा करना है। हम पहले दिन से इस बात पर स्पष्ट हैं। इन सब देशों से इधर स्पेन ने किस तरह ट्रंप को खरी खोटी सुनाई है वो भी आपको बता देते हैं। एक इंटरव्यू में स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने कहा कि अमेरिका इजराइल की तरफ से शुरू एक तरफा युद्ध है। सहयोगियों से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। युद्ध वैश्विक व्यवस्था की नींव को कमजोर कर रहा है। ट्रंप की एक तरफा सोच का आम जनता पर असर पड़ेगा। स्पेन ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाने वाला देश नहीं बनेगा। असली सहयोगी असली दोस्तों की तरह होते हैं। वो एक दूसरे को सच बताते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, आयरलैंड के पीएम ने ट्रंप के सामने ही कुछ ऐसा कह दिया कि जिससे ट्रंप के चेहरा उतर गया। Our own recent history has convinced us. हमारे खुद के इतिहास से हमें पता चलता है कि बातचीत से ही रास्ता निकलता है। हम चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में शांति और विकास हो। हम यूक्रेन में भी शांति चाहते हैं। पूरी दुनिया में संघर्ष के कारण बहुत से लोग मारे जा रहे हैं। And we also need a just and sustainable peace in Ukraine. ट्रंप ये समझ चुके हैं कि ईरान युद्ध में कोई उनका साथ नहीं देगा और इसीलिए ट्रंप ने भी सीधी धमकी दे दी। उन्हें मदद की जरूरत नहीं। With us, and
but they don't want to, you know, despite the fact that we help them so much. We have thousands of soldiers in different countries all over the world, and they don't want to help us, which is amazing. I mean, amazing. And I didn't do a full court press because I think if I did, they probably would be. But we don't need help. You know, we've that war is. अब देखना ये होगा कि अकेले पड़े ट्रंप अब क्या कदम उठाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस नाटो हो रहा है, उनके सहयोगी साथ छोड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं है, लेकिन घर में भी कुछ लोग साथ छोड़ रहे हैं और ये चिंता का विषय है। जो लोग डोनाल्ड ट्रंप के करीबी रहे वो उनका साथ छोड़ेंगे तो सवाल ट्रंप पर उठेंगे। आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ट्रंप के साथ खड़े इस शख्स का नाम है जो केंट। जो केंट अमेरिका के शीर्ष काउंटर टेररिज्म अधिकारी थे, जिन्होंने कल इस्तीफा दे दिया। सवाल उठ रहा है कि अमेरिका जहां ईरान के खिलाफ इतने बड़े युद्ध में उलझा हुआ है और एक एक कर कई देश ट्रंप का साथ छोड़ रहे हैं, इस बीच ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप के करीबी और खास माने जाने वाले केंट ने भी ट्रंप का साथ छोड़ दिया। केंट ने जो एक रेजिग्नेशन लेटर भेजा उसे युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने कहा, अंतरात्मा के खिलाफ जंग का समर्थन नहीं करूंगा। ईरान से अमेरिका को कोई तत्कालीन खतरा नहीं था, यानी कि ईरान से कोई डेंजर, कोई खतरा नहीं था। युद्ध इजराइल और उसकी लॉबी के दबाव में शुरू हुआ, यानी इजराइल का खतरा आपने मोल ले लिया, आपने युद्ध छेड़ दिया। इजरायली अधिकारियों और लॉबी ने एक भ्रम फैलाया। ट्रंप को बताया गया कि ईरान बहुत बड़ा खतरा बन रहा है और जल्दी हमला करके जीत हासिल की जा सकती है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने हमला कर दिया। अब जो केंट कह रहे हैं, मैं इस हमले के साथ नहीं हूं क्योंकि कोई खतरा नहीं था। अब सवाल यह है कि जो केंट आखिर है कौन और उनकी बात महत्वपूर्ण क्यों? ट्रंप के इतने खास कैसे वो बन गए? उनका इस्तीफा ट्रंप के लिए कैसे इतना बड़ा झटका हो गया? केंट अमेरिकी आर्मी स्पेशल फोर्सेस के पूर्व सैनिक हैं। 11 बार अमेरिका की ओर से जंग में उन्होंने हिस्सा लिया। इराक युद्ध में उन्होंने खुद को झोंक दिया। सैन्य सेवा के बाद CIA में पैरामिलिट्री ऑफिसर रहे। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का हिस्सा भी रहे। लेकिन सीरिया में ISIS के आत्मघाती हमले में पत्नी की मौत हो गई थी। उनकी जो और तस्वीरें भी चला दीजिए। जुलाई 2025 में वो NCTC के डायरेक्टर नियुक्त हुए और नियुक्ति के वक्त ट्रंप ने केंट की जमकर तारीफ की थी। यानी कि आप देखिए, ये स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर है, उनकी खुद की पत्नी एक काउंटर टेररिज्म एक्ट में उनकी जान चली गई और ये डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी माने जाते रहे। और आज जब उन्होंने इस्तीफा दिया है तो ये खबर इसीलिए इतनी बड़ी बन गई क्योंकि जो ट्रंप के साथ थे वो आज उनके युद्ध को गलत बता रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को क्या इसका फर्क पड़ता है? जरा सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। मुझे हमेशा लग रहा था कि वो एक अच्छे इंसान है, लेकिन मुझे ये भी लगता था कि वो सुरक्षा के मामले में कमजोर है। जब मैंने उनका बयान पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि उनका जाना अच्छा ही है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ईरान कोई खतरा नहीं है। ईरान खतरा था। हर देश समझता था कि ईरान कितना बड़ा खतरा है। सवाल बस इतना था कि क्या वो इसके बारे में कुछ करना चाहते थे या नहीं। आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के करीबी कैसे उनका साथ छोड़ रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताऊं कि ईरान के सबसे बड़े गैस भंडार साउथ पार्स पर अमेरिका ने हमला कर दिया है। अब ये हमला खुद दुनिया की व्यवस्था के लिए खतरा है, क्योंकि ये, जैसा मैंने कहा, ईरान का सबसे बड़ा गैस भंडार है। ईरान और कतर के बीच ये बटा हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है, जो वर्ल्ड की जो एनर्जी सप्लाई है वैश्विक ऊर्जा बाजार में, ये बहुत बड़े संकट की आहट है। कतर ने कहा कि गैस फील्ड पर यह हमला बहुत खतरनाक है। अब अमेरिका क्यों यहां हमला कर रहा है? अगर अमेरिका यहां हमला करेगा तो इससे सीधा नुकसान किसे होगा? ईरान और कतर के बीच दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है जहां पर यह हमला हुआ है और इसीलिए इस हमले से दुनिया में हड़कंप मच सकता है। यह खबर आ रही है।